हमारे मुल्क में नौजवान नस्ल को अमीर होने के लिए बाहर ही जाना क्यों ज़रूरी है? दूसरा भी एक रास्ता है जिसमें वहाँ पे उनको बेगार कैंपों में रख कर मारते हैं और यहाँ से पैसे मंगवाते हैं, अगवा कर लेते हैं। तो उसके भी मैंने FIA में बहुत सारे केसेस देखे। यहाँ पर फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन इसमें FIA के अपने लोग इन्वॉल्व हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल अगर ना चाहे और एयरपोर्ट आप इतराफ़ करते हैं इस चीज़ का? हाँ, ये चीज़ मिस हो गई थी हमारी गुफ्तगू में कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती भी होती है। जिनसी ज़्यादती भी होती है? जो 9 उम्र बच्चे जाते हैं उनके साथ जिनसी ज़्यादती भी ये लोग वहाँ पे करते हैं और वो जिनसी ज़्यादती का शिकार भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अयाशा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मेरा नाम यासर शमून ख़ान है। नहायत सदमे की हालत में मुब्तला हूँ काफ़ी रोज़ से। बहुत से दोस्तों से रब्ता किया, इन्फॉर्मेशन हासिल की, बाहर तो अयाश शुजात साहब को पूछा और उनसे वक्त लिया, जानना चाहा कि हमारे मुल्क में नौजवान नस्ल को अमीर होने के लिए बाहर ही जाना क्यों ज़रूरी है और इसके मुहर्रिकात क्या हैं। आप समझ तो गए ही होंगे मैं किस वाक़े का जिक्र कर रहा हूँ, यानी कि यूनान जाने वाली वो कश्ती जिसने सैकड़ों लोगों को लुक़्मा अजल बना दिया। बदकिस्मती से वो पाकिस्तानी नौजवान, वो बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन भी लुक़्मा अजल बनी जो शायद अपना मुस्तक़बिल बेहतर करना चाहते थे। क्या वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में कोई रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया नहीं बचा, या फिर यहाँ दीवानगी ही दीवानगी है? यार शुजात साहब, आपको आज वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। बहुत लोग परेशान हैं, इसकी हकीकत जानना चाहते हैं। यासर साहब, ये कोई बेरोज़गारी का इशू नहीं था। इशू ये है कि ये जितनी भी पट्टी है हमारी, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, जेलम तक और इधर गुजरावाला तक और उस साइड पे सियालकोट तक, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़्यादातर लोग UK गए हुए हैं। यहाँ की पट्टी यूरोप में बहुत ज़्यादा सेटल है। ठीक है, मैं ख़ुद यूरोप कई बार गया हूँ, मुझे वहाँ ज़्यादातर इन इलाकों के लोग मिले हैं जो इधर से उनका ताल्लुक़ है। होता ये है कि ये सिलसिला पिछले 30, 35, 40 साल से जारी है और जो लोग वहाँ पहुँचे वो वहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी सेट हो गए। अच्छा, पीछे उन्होंने यही डंकी लगा के भी और वीज़ों के ज़रिए भी, जिस तरह भी कोई गया वो पीछे बड़े सेट हो गए, क्योंकि वो छोटे छोटे देहात में रहने वाले थे। वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े अपनी कोठियाँ बना लीं, उन्होंने ज़रिए अराज़ी भी ख़रीद ली। वो समझे कि वो वहाँ पर बेचारे पहले मज़ारे थे बड़े बड़े चौधरियों की ज़मीनों पे, फिर वो ख़ुद चौधरी अब बन चुके हैं। ये चीज़ें वहाँ पे एक बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है शरीका। तो जैसे ही वहाँ पर एक बच्चा वहाँ पहुँचता है तो उसके साथ वाले घरों में उसके मामे चाचे ताए के जो बेटे हैं उनमें एक दौड़ शुरू हो जाती है। ये बड़ा अहम फैक्टर आप बयान कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप कहें कि बेरोज़गारी का मामला है तो बेरोज़गारी का आपको गल्फ़ में ज़्यादा नज़र आएगा। गल्फ़ में ज़्यादा? हाँ, लांचों के ज़रिए जाते हैं, लेकिन उसके पैसे बहुत थोड़े हैं। आज से कुछ साल पहले 1.5 लाख 2-2 लाख था, अब लेटेस्ट रेट 5 लाख रुपए तक है। और वो वहाँ पे बेचारे बहुत सख्त नौकरी करते हैं। गर्मी, शदीद गर्मी में, ये है बेरोज़गारी। ये जो आप डंकी लगा के कह रहे हैं ना, ये मैं आपको रूट बताता हूँ कि इसका जो सस्ता रूट है वो है बाई रोड। ठीक, आप बाई रोड ईरान क्रॉस करते हैं। बिल्कुल ठीक। 2 तरीके हैं, या तो आपको कंटेनर्स में बंद करके ले जाया जाए, या फिर आप चेक पोस्ट को बाईपास करके किसी ऐसे गैर मारूफ रास्ते से जाएं जिसमें आप जो गार्ड्स हैं उनकी गोलियों का निशाना भी बन सकते हैं। अच्छा, ये हो सकता है जी। और कंटेनर्स भी जब उनका पीछा किया गया तेज़ रफ्तारी से, उल्टे और जल गए, और उसमें पाकिस्तानी जले जो नौजवान थे हमारे उसके अंदर बंद थे, वो जल गए। ये सब पैसे देके जाते हैं? सब पैसे देके जाते हैं। बाई रोड थोड़ा सस्ता होता है। अगर फ़र्ज़ करें ये 25, 30, 35 लाख में जा रहा है, जो बाई एयर लीबिया तक, यहाँ से दुबई से कायरो से लीबिया, अच्छा, त्रिपोली, ये बाई एयर रास्ता है। ये कंपैरेटिवली उससे ये थोड़ा महफूज रास्ता है बाई रोड से, क्योंकि बाई रोड तो आप ईरान से टर्की 2 जगहों पे आप गोलियों का निशाना बन सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने समंदर के रास्ते यूनान दाखिल होना है। सही। क्योंकि उसके वहाँ से इटली दूर है, लेकिन त्रिपोली से इटली बहुत नज़दीक है। ठीक है, समुद्री रास्ते से। रास्ते की कबाहतें क्या होती हैं?
जो तो बाइयर ये सारे बच्चे गए हैं, इनको तो रास्ते में कोई कबाहत नहीं हुई। यहाँ से इमिग्रेशन ने पैसे लेके इनकी चढ़ाई करवाई, दुबई उतरे, दुबई से आगे इनके पास इजिप्ट का वीज़ा था, वो भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं। इजिप्ट का वीज़ा जो हम मर्जी लगवा लें, उनको तो ज़रूरत है कि टूरिस्ट आए, और आगे लिबिया के वीज़े की भी प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। वहाँ से ये कश्ती हायर की गई और यहाँ पर आके ये जो एजेंट हैं इनकी हरामजदगी सामने आती है कि जो सबसे कम पैसे पे करने वाले थे वो पाकिस्तानी थे। अच्छा। और उनको कश्ती के सबसे निचले हिस्से में, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सी सिकनेस होती है, वॉमिट होता है आपको, और मतली होती है, और सबसे ज़्यादा जो समंदर के सफ़र की मुसीबत है वो आपको नीचे बॉटम में, यहाँ पे ना पुरानी जो जहाज़ और कश्तियाँ थी, यहाँ पे उनके मल्लाह बैठते थे, ठीक है, और ज़्यादातर मल्लाहों को जंजीरों से जकड़ा जाता था, वहीं पे वो पेशाब वगैरह भी करते थे। हाँ जी। उनको आपने अगर वो पुरानी फिल्में देखी, वाइकिंग्स और इस तरह की जो कैदी हैं उनको वहाँ बांध कर बिठाया हुआ, वो चप्पू चला रहे और एक शख्स पोड़ोस उनको मार रहा है, तो ये बॉटम होता है उसका, उस जहाज़ का, उस बड़ी कश्ती का। वहाँ पे ये पाकिस्तानी थे, और कश्ती में कबाहत ये थी कि कश्ती एक तो खस्ता हालत में थी, दूसरा वो सिर्फ 100 से 150 आदमियों का बोझ उठा सकती थी। अच्छा, उसकी कैपेसिटी इतनी थी। हाँ, ये जो बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में 450 से 750 लोग इसमें सवार थे, ये कश्ती उनका बोझ उठा ही नहीं सकती। अगर आप एक होंडा 70 पे 2 लोग बैठे तो वो आपको इजीली ले जाती है, खींच लेती है। लेकिन अगर उनकी जगह पे 5 लोग उस पर बैठ जाएं तो फिर उसके इंजन पर बोझ पड़ जाता है, उन लोगों का वजन पड़ जाता है, और आपको वो बाइक मुसीबत में आ जाती है। आप बता रहे थे कि पैसे कम सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने दिए हैं? नहीं, पाकिस्तानी एजेंट्स ने दिए। ठीक है। अच्छा, ये है इसका सबसे महफूज रास्ता कि जो बाइयर जाते हैं, जो बाई रोड जाते हैं, वो सबसे ख़तरनाक रास्ता है। ईरानी जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो भी उनको गोलियां मारते हैं, जो उनके सरहदी गार्ड्स हैं वो भी गोलियां मार देते हैं देखते ही। तो वो किसी खाते में नहीं होते जो मर गए? नहीं, वो तो बेचारों का पता ही नहीं चलता। अच्छा। और उनके घर वालों को भी पता नहीं चलता। यही होता है कि पता नहीं ईरान में कहीं गुम गया है, कहाँ पे गुम गया, लापता है, कई साल तक पता ही नहीं चलता। बाद में फिर यकीन आ जाता है कि उसकी मौत वाक़या हो गई। अच्छा, ये कई डंकीज कामयाब हुई हैं, ठीक, और जिसकी वजह से मसलन अभी पीछे ये एक थ्रू साउथ अमेरिका एक लड़का अमेरिका पहुंचा है, इसी इलाके का। अच्छा। यानी वो साउथ अमेरिका के मुल्क, पहले वहाँ पे वीज़े आराम से मिल जाते हैं आपको किसी भी मुल्क का, वहाँ एंटर हुआ, वहाँ से वो रिश्वत देते आखिरकार अमेरिका एंटर हुआ। ठीक। इस बच्चे का 30 लाख में डन हुआ था। 30 लाख में? हाँ। अब वो एजेंट 90 लाख में डन कर रहा है। 90 क्योंकि कामयाब हो गया ना उसका, वो रूट कामयाब। हाँ, सही। अच्छा, अब आप ये को हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा। हो सकता है कि अगली खेप जाए 10-15 बंदों की, वो उनसे 9-10 करोड़ रुपया ले ले। अच्छा। और वो निशाना बन जाए जो आपके बॉर्डर फोर्सेस हैं उनका निशाना बन जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि जा तो इनलीगल ही रहा है ना। इसी तरह आपको याद होगा बलूचिस्तान में एक पंजाबी जो इसी इलाके के लोग थे, उनकी पूरी कोस्टर को उन्होंने नीचे उतार कर बलूचिस्तान पसंद गोलियों से उड़ा दिया। बिल्कुल उड़ा दिया था। उस वक्त डॉक्टर उस्मानवर डायरेक्टर पंजाब थे FIA के, मैं उनके पास ही बैठा, आज IG पंजाब है जी। उन्होंने उसी वक्त एक ऑपरेशन कराया वहाँ पे कि जी कोई और कोस्टर ना वहाँ पे जाए, तो FIA ने क्रैकडाउन किया, तो उन्होंने उस वक्त 2 कोस्टरें और पकड़ी जो जा रही थी। अच्छा, उनके वीडियो पे FIA के अफसरान ने रिकॉर्ड किया कि भाई आपको नहीं पता वहाँ पे वो गोलियां मार रहे हो, फिर क्या हुआ, उनकी किस्मत थी, उनको गोलियां लगी, हमारी किस्मत थी तो हम निकल जाएंगे। तो ये कि इतना पैसा कमाने का ये लालच है, बेहिसी है, तरबियत का फुकदान है, या वालिदैन के पीछे से डिसीजन पावर है, क्या है ये? यासर साहब, मौत के मुंह में। बिल्कुल यासर साहब, 25-30 लाख में मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो लोग गरीब है, कि जो एक बच्चे के लिए 25-30 लाख रुपया खर्च सकते हैं। ये 25-30 लाख में बुकिंग हुई हुई है सारी, जिसमें इस 25-30 लाख में यहाँ FIA को भी पैसे दिए गए हैं, उनके दुबई और मिस्र और ट्रिपोली के वीज़े भी शामिल है, आगे कश्ती के भी पैसे शामिल हैं। कश्ती के भी पैसे थोड़े हैं, वो वीज़े भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं, दुबई का आपको पता है वीज़ा कितना मिल जाता है। तो इसमें बचत पर केस तकरीबन अगर 30 लाख में बुक है तो 18 से 20 लाख है, अगर 25 में है तो 12-13 लाख उसमें बचत है उसकी एजेंट की। अच्छा, इसमें दूसरा भी एक रास्ता है जिसमें वहाँ पे उनको अपना बेगार कैंपों में रख के मारते हैं और यहाँ से पैसे मंगवाते हैं, अगवा कर लेते हैं। तो उसके भी मैंने FIA में बहुत सारे केसेस देखे, यहाँ पर फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन इसमें FIA के अपने लोग इन्वॉल्व हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल अगर ना चाहे
और एयरपोर्ट आप इतराफ़ करते हैं इस चीज़ का? हाँ, एयरपोर्ट इमिग्रेशन को काम अगर ना चाहें तो ये लोग नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है, किसी सूरत नहीं मुमकिन। तो इस सारे उसमें ये जो ट्रेजेडी हुई, इसमें हमारे लालच का और जो हमारे करप्ट अहलकार हैं इमिग्रेशन के भी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के भी, वो जिम्मेदार हैं इस पूरे हादसे के। और ये हादसे आप रोक नहीं सकते, ये दोबारा होंगे। और ये बात भी हकीकत है अय्याज शुजा साहब के ये कश्ती वाला वाक़या होने के बाद उन्हीं एजेंटों के पास बाकायदा और भी सवारियाँ मौजूद थी, और भी सवारियाँ मौजूद हैं, वो वहाँ पे पकड़ी गई हैं, उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दे दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे यूनान में भी क्रैकडाउन हुआ है, क्योंकि अच्छा। यूनान में बड़ा सख्त इसका वो हुआ है, एहतजाज हुआ है, जो कोस्ट गार्ड्स का रवैया था, कोस्ट गार्ड वहाँ पर मुजाहरे शुरू हो गए, जिसके बाद यूनानी हुकूमत मजबूर हो गई है इन एजेंट्स को, क्योंकि वहाँ पे भी काली भेड़ें मौजूद हैं। अच्छा। यूनान यूरोप के गरीब ममालिक में से है। एक बार वो जिस पाकिस्तान का तो रोज़ हम सुनते हैं ना कि जी हम बैंक करप्ट होने वाले, वो हो भी चुका है, उसको यूरोपीय यूनियन सहारा दिए हुए है। वहाँ पे भी करप्शन है, और उनका सबसे बड़ा करप्शन का जरिया ये इलीगल इमिग्रेशन ही है, इलीगल, और वहाँ के लोग भी इसमें शामिल हैं। अच्छा अय्याज शुजा साहब, एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पे उठता है कि जब एक शख्स है वो बाहर जाना चाहता है और वो एक एजेंट से रब्ता कर लेता है इंसानी स्मगलिंग के, और वो उसे इल्म भी हो जाता है कि ये मेरे साथ तशद्दुद भी करेगा, मुझे मुमकिन है मार भी दे, मेरे साथ ज़्यादती भी करे, मुझे घर वहाँ छुपा कर पैसे भी मंगवाए, ये अंदाज़ा जब हो जाता है, पैसे वो दे चुका होता है, FIA में अगर वो रिपोर्ट करे तो वो खुद सब एजेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो अब किस तरह वो अपनी बचत करे? ये चीज़ मिस हो गई थी हमारी गुफ्तगू में कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती भी होती है। जिनसी ज़्यादती भी होती है? जिनसी ज़्यादती भी होती है, जो नौउम्र बच्चे जाते हैं, हाँ जी, उनके साथ जिनसी ज़्यादती भी ये लोग वहाँ पे करते हैं, और वो जिनसी ज़्यादती का शिकार भी होते हैं। ख़वातीन का जिनसी इस्तेसाल भी किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग पहुँच चुके होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ को लाने के लिए बहुत बेचैन होते, तो उनकी फैमिलीज़ भी इस कर्ब और अलम से गुजरती हैं। यानी कि ये जो फैमिलीज़ वहाँ पे पहुँच जाती हैं ख़वातीन, ये वो सारा रास्ता अबूर करती हैं और वो जिस्मानी इस्तेसाल उनका हो जाता है, साथ साथ होता है, वो जाके बताती नहीं है। और बच्चों का भी जिनसी इस्तेसाल होता है, क्योंकि मुझे एक केस वहाँ पे देखने का इत्तेफाक हुआ लाहौर FIA में। आप दिल दहरा देने वाली बातें कर रहे हैं शमून साहब, ये हकीकत है और बड़ी तलख हकीकत है। यानी कि 7 पर्दों की इज्जत के पीछे बहुत ख़तरनाक हालात छुपे हुए हैं। मैं जिस बच्चे का आपको जिक्र करने लगा ना, उसके साथ इतनी ज़्यादती हुई थी और वो वहाँ से फिर वापस आ गया, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी उसको समंदर के रास्ते भेजा जाए, क्योंकि एक तो बच्चा छोटी उम्र का था, खूबसूरत था, तो इन लोगों ने उसके साथ काफ़ी ज़्यादती की, तो उस वजह से उसको प्रॉब्लम होती थी हाजत के लिए, वो बेचारा तकलीफ़ में था, तो इस वजह से फिर उसको वापस भेज दिया गया। उसके घर वालों से पैसे मंगवाए गए और बाई ईयर ही उसको वापस भेज दिया गया, बाई ईयर ही वापस भेज दिया गया। तो उसका केस FIA में आया था, उसने इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी, तो उस वक्त हमें पता लगा कि ये जिनसी ज़्यादती भी करते हैं, ये जिनसी ज़्यादती भी करते हैं। तो ये पता नहीं किस तरह हम लोग ज़िंदा हैं कि पैसे कमाने की हवस में, किस तरह हम और इसमें मैं अब आपको बताऊं कि इन लोगों को भेजा भी जा सकता है। इंडिया, बांग्लादेश इस तरह भेज रहे हैं, लीगली भेज रहे हैं। इन ममालिक में टेक्निकल स्किल्ड जॉब्स निकलती हैं, वहाँ पे उनकी एम्बेसीज इस सिलसिले में काम कर रही हैं। हमारी एम्बेसी कोई काम नहीं कर रही, हमारी एम्बेसियाँ वहाँ पे तो याशी कर रही हैं, वो तनख्वाहें ले रहे हैं या अच्छे इलाकों में रह रहे हैं वहाँ पे स्किल्ड लेबर के वीज़े निकलते हैं। बिल्कुल ठीक। सबसे ज़्यादा वीज़े निकलते हैं ये जो आपकी नर्सेज हैं, अच्छा, आपके वार्ड बॉयज़ हैं, वहाँ पे किल्लत है यूरोप में इनकी। अच्छा जी। और जो क्वालिफाइड आपकी नर्सेज और वार्ड बॉयज़ हैं वो इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका, इनसे डिमांड है उनकी, बहुत डिमांड है और जा रहे हैं हमारी एम्बेसीज लीगली जा रहे हैं, उनके वीज़े वहाँ से निकलते हैं। अगर आपकी एम्बेसीज वहाँ पे काम करें, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं आपके प्लम्बर्स, मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने वाले, आपके इलेक्ट्रिशियंस, इनकी डिमांड है वहाँ पे कि वहाँ पर इस काम की भी बहुत डिमांड है। अगर आपकी एम्बेसीज काम करें और क्वालिफाइड, लेकिन हमारे बदकिस्मती से यहाँ पे ऐसे इदारे नहीं है जहाँ पे ऐसे क्वालिफाइड, यानी कि प्राइवेटली तो आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, लेकिन कोई इदारा ऐसा नहीं है जो आपको बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन बना दे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही। इस मामले में भी फिर सॉफ्टवेयर में इंडिया बहुत आगे है, उसमें बांग्लादेश और श्रीलंका आपसे बहुत पीछे है। तो हम ये कर सकते हैं, अपने बच्चों को भेज सकते हैं, लेकिन हमने इन कसाबों के सुपुर्द कर रखा है, ना सिर्फ हुकूमत ने और बल्कि उनके वालिदैन ने। बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। नाजरीन, आज के व्लॉग से आपको इस चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया है कि ना सिर्फ अपने आप को मौत के मुंह में डालने की बात है,
बल्कि अपने जिस्म का इस्तेसाल कराना भी इसमें बहुत लाज़मुल मलज़ूम चीज़ है। और ये माजी में ऐसे किस्से हो चुके हैं। आज वो रास्ते भी बता दिए गए हैं कि जिन रास्तों के थ्रू ले जाया जाता है। एक चीज़ का मैं एडिशन बीच में ज़रूर करना चाहूँगा दरमियान में, क्योंकि मैंने ख़ुद भी FIA की काफ़ी अर्सा बीट की है। जो लोअर लेवल के ऊपर सब इंस्पेक्टर और ASI लेवल के ऊपर अफसरान होते हैं, मैंने ख़ुद उनको देखा है कि वो एजेंट्स के रास्ते बताते हैं कि आप इस एजेंट से रब्ता कर लें, और उसमें भी उनकी कमीशन होती है। बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर किसी फार्मेसी का बताता है या डॉक्टर किसी टेस्ट कराने के वाली लैब का बताता है। ये जब तक निज़ाम इदारों की जगह से दुरुस्त नहीं होंगे और सख्ती नहीं होगी और इसके ऊपर प्रॉपर काउंसलिंग के इदारे नहीं बनाए जाएंगे जो अज़हान की रिहेबिलिटेशन कर सकें कि इंसान ने अगर ज़िंदा रहना है तो उसके लिए बेपनाह पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मुल्क में मखसूस आमदन के साथ भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। नाज़रीन, खतरात से खेलने से 1000 दर्जे बेहतर ये है कि आप एक वक्त का खाना ना खाएं, लेकिन इज़्ज़त की ज़िंदगी जिएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।